यहाँ पर जो है बात हो रही थी तीसरे लेवल पे लव एंड बिलोंगिंग अथवा सोशल नीड्स में जो है होती है क्या। तो फिजिकल नीड्स इंसान पूरा कर लेता है अपनी, जो है सेफ्टी नीड्स में आता है। जो है सेफ्टी नीड्स अगर व्यक्ति अपनी पूरा कर लेगा, जो है सुरक्षा की आवश्यकता पूरा हो जाएगी, तो वो हो जाएगा लव एंड बिलोंगिंग अथवा सोशल नीड्स में आ जाएगा। जो है तब उसे यहाँ पे जरूरत क्या होती है, जो है उसे जरूरत होती है जो है परिवार की, उसे जरूरत होती है दोस्त की, उसे जरूरत होती है जो है रिश्तेदारी की। ये चीज यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जरूरत होती है पत्नी की, ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। जो है तो जब कोई व्यक्ति जो है फिजिकल नीड्स पूरा करता है तो सेफ्टी नीड्स में आता है, सेफ्टी नीड्स को कंप्लीट करेगा तो लव एंड बिलोंगिंग अथवा सोशल नीड्स में जाएगा। जब तीसरी नीड्स को पूरा कर लेगा तो फिर जो है चौथी नीड्स में आता है स्टीम नीड्स, मान सम्मान की आवश्यकता। जो है तो मान सम्मान की आवश्यकता में क्या होता है, स्टीम नीड्स में मान सम्मान की आवश्यकता में जो है उसकी समाज में एक जो है पहचान हो, समाज में लोग उसे पहचाने, साथ ही साथ जो है उसका एक सामाजिक स्तर हो, उसका एक सोशल स्टेटस हो, सामाजिक स्तर हो, जो है उसका जो है आत्मसम्मान होना चाहिए। जो है ये चीजें हमारा आ जाती हैं जो है स्टीम नीड से मान सम्मान की आवश्यकता में। जो है जब ये चीज पूरा हो जाती है, जो है चौथी नीड्स ही उसकी पूरा हो जाती है, जो है तब व्यक्ति जो है पहुंच जाता है जो है वो फिफ्थ नीड्स में। जो है फिजिकल नीड से सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड से लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग स्टीम नीड्स, और स्टीम नीड्स जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। यहां इसका मतलब होता है आत्मबोध। इस स्टेज में जाने के बाद आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं जो है वो असीम हो जाती हैं, एक के बाद एक नए अवसर उत्पन्न होते हुए चले जाते हैं। जो है कि हमारे पास टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर है जो है तो और अच्छी मर्सिडीज बेंज चाहिए, फिर और अच्छी गाड़ियां चाहिए। जो है उसकी जो है ये सोच हमेशा लगातार बढ़ती जाती है। जो है तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा जो है कि मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में टोटल कितने लेवल हैं, तो 5 लेवल हैं। मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का तीसरा लेवल क्या है, तो लव एंड बिलोंगिंग अथवा सोशल नीड्स है। चौथा जो है स्टेज लेवल क्या है, तो स्टीम नीड्स है। अच्छा, मास्लो थ्योरी जो है वो हायरार्चिकल ऑर्डर में है, और अगर कोई चीज हायरार्चिकल ऑर्डर में है तो उसके हम क्रम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो है तो इस प्रकार जो है हमारा ये मास्लो थ्योरी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इससे जो है करीब 6-7 क्वेश्चन हैं जो है हम जो है आगे करेंगे क्वेश्चंस को। जो है अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो है क्या पूछ रहा था हमारे क्वेश्चंस में। जो है कह रहा था, थोड़ा ऊपर कर दो क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऊपर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं के मास्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता नहीं है, जो मास्लो की हायरार्ची उसमें विशेषता नहीं है। जो है तो हम उसकी जब बात करते हैं जो है कि कौन सी विशेषता नहीं है, जो है तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। जो है पहला ऑप्शन है मानवीय व्यवहार आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। किसी भी समय किसी व्यक्ति का व्यवहार उस समय उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। भाई मास्लो ने तो यही कहा था, जो है अब्राहम मास्लो ने, कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है और उसी दिशा में जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो मास्लो थ्योरी को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा सही। दूसरा है संतुष्ट आवश्यकताएं और प्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। ये उल्टा बोल रहा है, संतुष्ट आवश्यकताएं अप्रेरणात्मक व्यवहार की ओर कह रहा है, जो उसको प्रेरित करती है नहीं। जबकि जो है अगर व्यक्ति असंतुष्ट होता है, अगर उसको भूख लगी हुई है तब वो जो है भोजन की दिशा में जाएगा, अगर प्यास लगी है तब वो प्यास की दिशा में जाएगा, अगर जो है उसकी आत्मा तृप्त है भोजन करने से, उसकी आत्मा तृप्त है जो है पानी पीने से, उस दिशा में क्यों जाएगा। जो है तो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे जो है संतुष्ट आवश्यकताएं अप्रेरणात्मक व्यवहार की ओर नहीं जाती हैं, जबकि असंतुष्ट आवश्यकताएं जो है अप्रेरणात्मक व्यवहार की ओर जाती हैं। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मास्लो थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत है। जो है इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा यहाँ पे। जो है क्योंकि पूछा था मास्लो के थ्योरी की विशेषता नहीं है, जो है तो बी वाली विशेषता नहीं है। सी क्या है, आवश्यकताओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है निम्नतम से उच्चतम, उच्चतम की ओर। जो है हाँ, मास्लो थ्योरी में जो है वहां पर आवश्यकताओं को निम्नतम से उच्चतम की स्तर की ओर व्यवस्थित किया गया है। चौथा है एक स्तर की संतुष्टि प्राकृतिक रूप से और स्वचालित आवश्यकताओं के अगले और उच्च समूह की ओर जाती है। हाँ भाई, मास्लो थ्योरी में यही है कि अगर व्यक्ति जो है फिजिकल नीड्स उसकी पूरा हो जाएगी जो है तो सेफ्टी नीड्स में जाएगा, सेफ्टी नीड्स पूरा हो जाएगी तो लव एंड बिलोंगिंग अथवा जो है सोशल नीड्स में जाएगा। जो है तो चौथा भी ऑप्शन जो है वो मास्लो थ्योरी को जो है फॉलो करता है। तो यहां पर जो है बी वाला जो है वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। जो है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं।
आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो अभी अभी हमने बताया जो है उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में जो है बताया गया है, 5 लेवल उसके हैं मास्लो थ्योरी के। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है। अब जो है इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं जो है एक टॉपिक जो है हम बात कर रहे हैं जो है, देखो किसी भी ट्रेड का एक असीमित क्षेत्र होता है, अनलिमिटेड फील्ड ऑफ ट्रेड, किसी भी ट्रेड का एक असीमित क्षेत्र होता है जो है। उसके बाद जो है अगर उसमें से पढ़ने के लिए आपको उस असीमित क्षेत्र से जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो या जो आपके उद्देश्यों को पूर्ति करती हो उसमें से कुछ टॉपिक निकाल करके रख दिए जाए तो उसी जो है जब ट्रेड का एक सीमित क्षेत्र हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं सिलेबस हो गया जो है। सिलेबस का हम जो है मेजर डिवीजन करते हैं, भागों में जो है बांट देते हैं, यूनिट वाइज में उसको डिवाइड हम कर देते हैं जो है। उसके बाद जब हम यूनिट वाइज में डिवाइड कर दिए, चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिए, तो फिर आता है जो है पढ़ने की बारी। हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं जो है तो क्या आपको मिलता है जो है, पहले मिलता है उसमें ज्ञान, दूसरा क्या मिलता है कौशल, तीसरा क्या मिलता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण या नजरिया। तो पहला मिलता है नॉलेज, दूसरा मिलता है स्किल, तीसरा मिलता है क्या उसमें एटीट्यूड हमें मिलता है जो है। अब देखो यहाँ पे नॉलेज जो रिलेटेड है उसको रिलेटेड है नोइंग से जो है, स्किल जो रिलेटेड है वो है डूइंग से, और एटीट्यूड जो रिलेटेड है वो बीइंग से जो है। यहाँ पे नोइंग, डूइंग और बीइंग ये वर्ब फॉर्म में लिखे गए हैं, चीजें वही है लेकिन वर्ब फॉर्म में लिखी गई हैं जो है। तो अब देखो यहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं कोई चीज, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौशल प्राप्त करते हैं और दृष्टिकोण या नजरिए को हमारे चेंज किया जाता है जो है। हम आगे बढ़ते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने वाले चीजों में क्या क्या हमें मिलता है, हम उसमें थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम जो है आंकिक प्रश्न या कैलकुलेशन वाली चीजें पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो है स्केचिंग वाली चीजें हम पढ़ते हैं जो है, जिसमें ट्रेड ड्राइंग रहता है, इमेज फिगर चित्र वगैरह रहता है। तो अब यहाँ पर जो है हम ध्यान देंगे कि नोइंग रिलेटेड है नॉलेज से, डूइंग रिलेटेड है स्किल से, बीइंग रिलेटेड है एटीट्यूड से जो है। और हम साथ ही साथ जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें हमें ट्रेड थ्योरी पढ़ने को मिलती है, थ्योरी कैलकुलेशन वाली चीजें, और इमेज फिगर जो ड्राइंग होती है, रेखा चित्र होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं। इस चीज को ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन आगे भी है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो है, तो हमें आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा जो है। कह रहा है पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है जो है। अब देखो भाई यहां पे जो है कौशल अर्जित और विकसित किसके द्वारा किया जाएगा, तो डूइंग के द्वारा किया जाएगा। अभी वहां पे लिखा हुआ था ना स्किल, तो यहां पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए डूइंग सही है जो है। डूइंग कार्य करने से कौशल प्राप्त होता है जो है। आगे चलते हैं जो है, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया गया है। तो पाठ्यक्रम की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए दो जो है विधियों का उपयोग किया गया है जो है। एक है जो है जॉब एनालिसिस मेथड, दूसरा है स्किल एनालिसिस मेथड। ये हमारे जो है पाठ्यक्रम विश्लेषण की दो विधियां हैं जो है। आगे चलते हैं जो है, क्वेश्चन है संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी तकनीकी को जानना चाहिए जो है। जो ज्ञान है, ज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नॉलेज को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है जो है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर आप पढ़े हो तब वहां पे जो है ऐसे वहां पे बनाया गया है जो है त्रिभुज। तो जिसमें पहले चीज है यहां पर, पहला है मस्ट बी, दूसरा है शुड बी, तीसरा है कुड बी। मस्ट बी, शुड बी और कुड बी। मस्ट बी के स्थान पे आपको जो है बी के स्थान पे नो भी लिखा हुआ मिल सकता है, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो जो है। तो यहां पर जो है देखो ज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, पहला है मस्ट बी, दूसरा है शुड बी, तीसरा है कुड बी। अब बात कर रहा है एक मोटर कार चालक अगर है तो कार की ड्राइविंग तकनीकी जो है, अगर एक मोटर कार चालक भाई तभी चालक बनेगा जब कम से कम उसे जो है मोटर कार को चलाना आना चाहिए जो है। कि हमारा किसमें आ जाएगा, मस्ट बी। कार की ड्राइविंग तकनीकी अगर बात करें, कार की ड्राइविंग तकनीक की बात करें तो मस्ट बी में आएगा जो है। अगर ये कहते कार की ब्रेक और गियर प्रणाली के मैकेनिज्म के बारे में जानना,
कि कैसे जो है कार की ब्रेक और गियर प्रणाली जो है काम करती है जो है। तो कार की ब्रेक और गियर प्रणाली, ब्रेक और गियर प्रणाली ये हमारा आ जाएगी जो है सुडबी में जो है, या सुडनो में आ जाएगी। और अगर ये कह दे एक मोटर कार चालक है, कार के तेल के दाम के बारे में जानना जो है, तो कार के तेल के बारे में जो है, दाम के बारे में जानना, कार के तेल का दाम के बारे में जानना, ये आ जाएगा हमारा कुडबी के अंतर्गत आ जाता है जो है। तो यहां पर कार की ड्राइविंग तकनीकी मस्ट बी में, ब्रेक और गियर प्रणाली जो है सुडबी में, और तेल के दाम जो है कुडबी में। ये तीनों क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कार की ड्राइविंग तकनीकी तो किसमें आ जाएगा, हमारा मस्ट बी में आ जाएगा। आप एक फार्मूले से याद रखना, बीएससी के बाद एमएससी करते हो, एमएससी मस्ट बी, शुड बी और कुड बी। आगे चलते हैं। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डांट डांट के रूप में जाना जाता है जो है। हमने अभी आप इस चीज को बताता हूं जो है आपको। आगे चलते हैं। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में जो है शिक्षक छोर को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए जो है, ये मान लो डीजीटी की तरफ से जो है एक ऑनलाइन क्लास चल रही है जो है। होता क्या है कि सिलेबस जो है लगातार बदलता रहता है जो है। तो जो एनएसटीआई में टीचर पढ़ाते रहते हैं जो है, उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है डीजीटी के द्वारा जो है। अब डीजीटी जाकर के हर एक एनएसटीआई में तो ट्रेनिंग देगा नहीं जो है। वो ट्रेनिंग देता कैसे है जो है, वहां पर वो डीजीटी से जो है एक ऑनलाइन कोर्स चलाएगा जो है, ऑनलाइन प्रोग्राम चलाएगा, वहां से आपको शिक्षा वो दे देता है जो है। ये मान लो है हमारा डीजीटी। और ये सारी जो आप देख रहे हो इसको, ये है एनएसटीआई। अब हम यहां पे बात करते हैं जो है, जो डीजीटी से ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, और यहां पर जो एनएसटीआई के टीचर पढ़ रहे हैं जो है ना, या एनएसटीआई में जो है ट्रेनिज पढ़ रहे हैं जो है। तो डीजीटी का जो छोर होगा उसको हम कहते हैं जो है हब, हब, या इसको हम कहते हैं स्टूडियो। जो डीजीटी का छोर होगा जहां से टीचर आपको पढ़ा रहा है जो है, उसको बोलेंगे हब अथवा स्टूडियो बोलेंगे जो है। और जो आपका छोर होगा या ट्रेनी का छोर होगा जो है, एनएसटीआई में ट्रेनी पढ़ रहा है जो है, उसके छोर को जो है कहेंगे हम स्पोक बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पोक फर्स्ट, स्पोक सेकंड, स्पोक थ्री करके दिया गया है। 3 स्थानों पर पढ़ाई हो रही है, स्पोक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम दे दिया गया है जो है। अब जो है देखो, अगर हम जो है पढ़ रहे होते हैं जो है, तो उसमें एबीयू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जो है। ये आगे क्वेश्चन आएगा जो है कि डीजीटी का हवा और स्पोक कार्यक्रम के बीच जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एबीयू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ये आगे देखेंगे। तो डीजीटी के छोर को हब या स्टूडियो बोलेंगे, और जो ट्रेनिज पढ़ रहे हैं उनके छोर को जो है हम स्पोक बोलेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हमें आसानी से आ जाएगा। तो डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जो है शिक्षक छोर को किस रूप में जाना जाता है, तो स्टूडियो के रूप में जाने जाएगा। जो ट्रेनीज का छोर होगा वो स्पोक के रूप में जाना जाएगा। जैसे इसमें पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा छोर स्टूडियो और आपका छोर स्पोक कहलाएगा जो है। आगे चलते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण का प्रभाव खराब है जो है। अब ये डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम के तहत जो है क्वेश्चन आ जाता है जो है। अब हम जो है आगे चलते हैं जो है, आगे चलते हैं जो है, देख लेते हैं डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। देखिए, डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, एक ऐसा जो है टीचिंग सिस्टम जिसमें जो ट्रेनीज होता है वो बिना विद्यालय को फिजिकली रूप से अटेंड किए हुए जो है शिक्षा प्राप्त कर लेता है जो है। वो कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार वो जो है शिक्षा प्राप्त कर लेते, घर में, सड़क पे, या बात करें जो है बाग में बैठ करके जो है शिक्षा प्राप्त कर ले रहा है जो है। तो हमारा डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा जो है। अब जो डिस्टेंस लर्निंग होती है जो है वो 2 प्रकार की होती है जो है। डिस्टेंस लर्निंग 2 प्रकार, उसमें कौन कौन से हैं जो है। पहला है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस लर्निंग, और दूसरा होता है एसिंक्रोनस।
सिंक्रोनस लर्निंग और एसिंक्रोनस लर्निंग जो है। अब सिंक्रोनस लर्निंग और एसिंक्रोनस लर्निंग की हम जब बात करते हैं जो है, तो उसको कहते हैं तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम, तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम, और इसको कहते हैं अतुल्यकालिक, इसको कहते हैं अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस लर्निंग में जो होती है उसमें स्टूडेंट या ट्रेनीज कह दो, और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी सहभागिता जो है एक साथ होती है जो है, दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं जो है, लेकिन वो फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं जो है, तो मैं फिजिकल रूप से आपके पास प्रेजेंट नहीं हूं, इमेजिनरी रूप से प्रेजेंट हूं जो है, काल्पनिक रूप से जो है आपके पास उपस्थित हूं जो है। तो ये जो हमारा शिक्षण कार्यक्रम होगा ये हमारा तुल्यकालिक हो जाएगा जो है। अतुल्यकालिक में क्या होता है जो है, अतुल्यकालिक शिक्षण कार्यक्रम वो शिक्षण कार्यक्रम होता है जो है जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं होती, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की सहभागिता एक साथ नहीं होती है जो है। अब जो है जैसे अगर आप लाइव क्लासेस देखते रहते हो यूट्यूब पर जाकर किसी कोचिंग का जो है, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो जो है, तो लाइव क्लास हमारा जो है सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएगी। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर जो है, अगर आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तब वो जो है हमारा एसिंक्रोनस लर्निंग में आ जाएगी जो है। अब यहां पर जो तुल्यकालिक प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम होता है, जो लाइव क्लास होती है जो है, उसमें आप चैटिंग के माध्यम से जो है, चैट जब करते हो जो है, तो उस समय जो है क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जो है। लेकिन यहां पर क्या होता है सिंक्रोनस लर्निंग में जो है, एसिंक्रोनस लर्निंग में यूट्यूब पर पड़ा वीडियो है, आप बार बार क्वेश्चन कमेंट में करोगे तब भी कोई मतलब नहीं है। यहां पे आपको कमेंट करने से उसका आंसर मिल जाएगा जो है, मिल सकता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारी क्लास चलती रहती है ऑनलाइन, उसमें जो है 8 10 20 बच्चे लगातार वही जो है कमेंट करते हैं, तो टीचर जान जाता है अच्छा ये चीज समझ में नहीं आई है, तो उसका आंसर दे देता है। लेकिन एसिंक्रोनस लर्निंग में आप जो है आओ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है जो है। समझ में आने वाले का मतलब यह है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर नहीं मिलने वाला है जो है। तो ये हमारा सिंक्रोनस लर्निंग में आ गई जो है। तो इसमें शिक्षक और छात्र के बीच तो कुछ बातचीत हो जा रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है जो है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन हमें आसानी से अब समझ में आ जाएगा जो है। क्वेश्चन कह रहा है जो है कि क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण का डाट डाट प्रभाव खराब है। कम बातचीत किसमें होगी जो है, तो एसिंक्रोनस लर्निंग में आएगी, अतुल्यकालिक प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम में आने वाली है जो है। आगे चलते हैं जो है, आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी जो है। तो देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका तो पहले आप फुल फॉर्म याद कर लेना जो है, इग्नू, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ज्यादातर चांस है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये पक्का है आएगा जो है, आप इसको ध्यान देना जो है। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1984 में। इंदिरा गांधी की अगर पूछा जाए मृत्यु कब हुई थी जो है, तो 1984 में हुई थी जो है। और इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो इग्नू की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। इस चीज से आप इसको जो है याद कर लीजिएगा जो है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। दृश्य सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो है जिसको हम देख करके चीजों को पढ़ते हैं या सीखते हैं जो है। तो यहां पे देखो रेडियो सुनने वाली सामग्री है, टेप रिकॉर्डर ये भी सुनने वाली है, लेकिन स्लाइड प्रोजेक्टर की बात करें जो है तो ये दृश्य सामग्री है। इसको थोड़ा एक जो है स्लाइड लगाकर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं सारी चीजों को, ताकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आए जो है हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर जाएं जो है। स्लाइड पे हम आते हैं जो है, स्लाइड से हमारी जो है देखो टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री। तो जो शिक्षण सामग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। टीचिंग एड्स हमारा 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो एड्स श्रव्य सामग्री, विजुअल एड्स दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स श्रव्य दृश्य सामग्री। अगर हम इसकी बात करते हैं जो है ऑडियो एड्स की जो है, तो ऑडियो एड्स जो होता है श्रव्य सामग्री होती है। इसमें आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर
और तीसरा आता है हमारा ग्रामोफोन। रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन हमारा जो आते हैं ये हमारा ऑडियो एड्स से आते हैं जो है, इनसे सुनकर के हम चीजों को जो है सीखते हैं। फिर आता है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। जो विजुअल एड्स होता है वो भी जो है दो प्रकार का होता है दृश्य सामग्री, एक होता है विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और दूसरा होता है विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स जो है। तो जो विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, दृश्य अप्रक्षेपी सामग्री से कहते हैं जो है, इसका हम फैलाव या विस्तार नहीं कर सकते हैं जो है, जबकि जो विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स है जो है, इसका हम जो है फैलाव या विस्तार कर सकते हैं जो है। तो हम पहले देखते हैं विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल जो है। 2 डायमेंशनल का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से तो कोई 2 डायमेंशन दिखेगा, और 3 डायमेंशनल में मतलब क्या होगा, तीनों डायमेंशन आपको दिखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम 2 डायमेंशनल एड्स की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशनल जो एड्स होता है उसको हम ग्राफिक एड्स के भी नाम से जानते हैं जो है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, चाक बोर्ड। चाक बोर्ड जो आपको पढ़ाने वाला होता है उसको हम विस्तार नहीं कर सकते, उतना ही रहेगा। चार्ट जो आपका बना हुआ होता है वो वैसे ही रहेगा। पोस्टर की हम बात करें तो पोस्टर भी वैसे ही रहेगा। इंस्ट्रक्शन सीट जो है, सूचना पत्रक की बात करें तो वो भी वैसे रहेगा। या आपके बचपन का फोटो जो आप खिंचाए हो जो है, तो वो भी वैसे रहेगा, उसका विस्तार हम नहीं कर सकते हैं जो है, जो कि फोटो फ्रेम में लगा हुआ होगा जो है। बाकी हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल में, तो किसी प्रकार का अगर मॉडल लिखा हुआ आ गया तो ये जान लेना जो है वो 3 डायमेंशनल के अंतर्गत ही आएगा। सिंपल मॉडल, वर्किंग मॉडल, रिड्यूस्ड मॉडल, ये कई प्रकार के मॉडल होते हैं। इसको हम जो है एक क्लास लेंगे जो है, जब हम थ्योरेटिकल क्लास लेंगे तो पूरा जो है उस क्लास में आपको इसको हम समझा देंगे जो है। आगे आता है जो है विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें, दृश्य प्रक्षेपी सामग्री, जिसको हम विस्तारित कर सकते हैं। तो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर को हम विस्तारित कर सकते हैं जो है। प्रोजेक्टर अगर लिखा हुआ आ गया, जान लो, उसको हम विस्तारित कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको भी, स्लाइड प्रोजेक्टर इसको भी, एलसीडी प्रोजेक्टर और साइलेंट फिल्म इसको भी हम विस्तारित कर सकते हैं, या प्रक्षेपित कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड कर सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन हो सकता है जो है, इसलिए इसको जो है विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। फिर आता है तीसरा जो है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स वो होता है जिसमें हमें जो है सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ऐसी जो है सीखने वाली सामग्री जिसको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, या ऐसी टीचिंग एड्स जो है। तो इसमें क्या आता है, टीवी, टेलीविजन आपने देखा हुआ है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है जो है। आगे हम बात करें आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन भी आपका जो है ऑडियो विजुअल एड्स होता है। या बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप भी आपका जो है ऑडियो विजुअल एड्स होता है। और भी सारे एग्जांपल 2-4 आपको मिल सकते हैं जो है। तो ये हमारा इस प्रकार से जो है टॉपिक टीचिंग एड्स खत्म हो जाता है। टीचिंग एड्स से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूरे भारत स्किल में है। इस चीज को हम आगे देखेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे जो है। आगे चलो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। दृश्य सहायक सामग्री की बात कर रहा है जो है। तो दृश्य सहायक सामग्री अभी हमने आपको बताया, स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है, स्लाइड प्रक्षेपक जो होता है, ये हमारा दृश्य सहायक सामग्री है जो है। आगे चलते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रदर्शन बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है। तो डिस्प्ले बोर्ड जो होता है, वो डिस्प्ले बोर्ड तीनों होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक बोर्ड हो, चाहे फ्रेनल बोर्ड हो, अथवा चाहे बुलेटिन बोर्ड हो। मैग्नेटिक बोर्ड हो, जैसे हम इस पे पढ़ा रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक बोर्ड है, इस पे हम लगाते हैं जो है, और हमारा जो डस्टर होता है वो चिपक जाता है, देखो चिपक गया जो है। ये हमारा मैग्नेटिक बोर्ड है, इसमें जो है एक मैग्नेट लगा हुआ है, और इस जो है बोर्ड के अंदर जो है इस एक लोहे की प्लेट लगी हुई है, तो अब इसको रखते हैं, चिपक जाएगा। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक बोर्ड। फ्लेनर बोर्ड अथवा फेल्ट बोर्ड वो बोर्ड होता है जो किसी जो है सजावट वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लो ये बोर्ड है, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया जाए जो है, और कपड़ा ऐसा हो जैसे आपकी टोपी में या जो है जैकेट में लगा हुआ होता है, उसको निकालते हो तो आपकी एक चेयर से आवाज आती है जो है। तो उसपे कपड़ा लगाओ और दूसरा कोई कपड़ा ले आओ जो है, उस कपड़े पे जो है कोई हम जो है मॉडल या डिजाइन बना देते हैं, उसको इस पे लगा दें जो है, तो सजावट के लिए एक प्रकार से उपयोग होता है। फ्लेनल जो है फेल्ट बोर्ड से कहते हैं। तीसरा होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड वो होता है जिसमें आप स्कूल कॉलेज में देखते हो सूचनाएं लिखी हुई होती है, छोटा सा बोर्ड होता है जिसमें हम पिन वगैरह चुभो सकते हैं जो है। तो तीन के तीनों बोर्ड जो होते हैं हमारा जो है डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, प्रदर्शन बोर्ड होते हैं जो है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में देखो इसके जो है एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पहला होता है सेंडर। सेंडर को हम सोर्स नाम से भी जानते हैं, सेंडर को हम जो है सोर्स भी कर सकते हैं, SOUR सोर्स। आगे दूसरा होता है मैसेज, तीसरा होता है मीडियम या माध्यम, और चौथा क्या होता है हमारा रिसीवर होता है।
सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। सेंडर को हम सोर्स नाम से भी जानते हैं। हम आगे बात करते हैं जो है, कोई भी कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि उसका फीडबैक हमें ना मिल जाए जो है। कोई भी कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसका फीडबैक हमें ना मिल जाए जो है। तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर जो है इसके एलिमेंट हैं, और कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट तब होगा जब हमें फीडबैक मिल जाए। तो यहां पे कह रहा है संचार प्रणाली का घटक है, सोर्स भी है, मैसेज है, रिसीवर भी है, तो ऑल ऑफ दीज यहां पे सही है जो है। आगे चलते हैं जो है क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? तो एक सिमुलेटर मशीन आती है। सिमुलेटर मशीन जो होती है उसमें एक हेलमेट होता है, उसको अगर लगा लो जो है तो आपको लगता है कि हम जो है कहीं अदर स्थान पे आ गए हैं, जबकि वो इमेजिनरी होता है। इसके माध्यम से होता क्या है, सिमुलेटर मशीन के माध्यम से जो है बच्चों को जो है जॉब वगैरह बनाना सिखाई जाती है, उससे रॉ मटेरियल्स वगैरह बेकार नहीं होते हैं जो है। खास करके जो है जैसे बिल्डर वाले, ट्रेड वाले होते हैं, उनके लिए सिमुलेटर मशीन होती है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग करते हैं जो है तो काफी रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में गड़बड़ होता है। अब सिमुलेटर मशीन के माध्यम से जो है आपको एक इमेजिनरी क्लास रहेगी, काल्पनिक क्लास जो है, लेकिन आपको लगेगा हम रियल में वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें जॉब आपको जो है बनाना सिखाई जाती है जो है। तो सिमुलेटर मशीन जो हमारा होती है वो हमारा है इमेजिनरी, लेकिन वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यापन सामग्री है? अब जो है यहां पर जो है बात कर रहा है WIM की, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। तो WIM जो है दो प्रकार का होता है जो है, हमने बताया था, टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल जो है। अब हम जो है थोड़ा सा जो है इसको देख लेते हैं जल्दी से जो है, ताकि हमें जो है आसानी से चीजें पता चल जाए जो है। ठीक है, थोड़ा ऊपर और चलो, ऊपर, इसके ऊपर यहां पे बात करते हैं WIM की। आपको शायद थोड़ा इसमें धुंधला दिख रहा होगा, हमारा नोट्स हमने बनाया था उसी में से जो है हमने इसको स्लाइड को ले लिया हुआ है जो है। तो WIM रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, विस्तार करो इसको इधर किसको, इसको इधर, बस, और आगे। हाँ, WIM रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित निर्देशात्मक सामग्री या लिखित अनुदेशात्मक सामग्री से कहते हैं। तो किसी प्रकार की हाथ से लिखित मुद्रित सामग्री जो कि अनुदेशन कार्य में सहायक होती है, अनुदेशीय सामग्री कहलाती है। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाता है, लिखित निर्देशात्मक सामग्री कहलाती है जो है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। तो जो लिखित निर्देशात्मक सामग्री होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है टीचिंग मटेरियल, दूसरा हमारा होता है लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग मटेरियल हमारा वो चीज होती है जो है जिसको बनाता स्वयं अनुदेशक बनाता है जो है, और उसका उपयोग भी अनुदेशक ही करता है जो है। इस पे लगा दो जो है, समझा देते हैं पूरा। WIM इसको थोड़ा देख लेते हैं जो है, रिटन इंस्ट्रक्शनल, परीक्षा में आपके आएगा जो है, इसको स्पेलिंग याद रखना जो है, मटेरियल, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है लिखित निर्देशात्मक सामग्री जो है। तो किसी प्रकार से हाथ से लिखित, हाथ से लिखित या मुद्रित, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड, किसी प्रकार से हाथ से लिखित या मुद्रित सामग्री या प्रिंटेड सामग्री जो कि अनुदेशन कार्य में सहायक होती है, पढ़ाने में सहायक होती है जो है, उसको हम कहते हैं जो है लिखित निर्देशात्मक सामग्री कहते हैं जो है। ये जो होता है WIM जो है, ये दो प्रकार का हमारा होता है जो है, एक होता है टीचिंग मटेरियल, दूसरा होता है हमारा लर्निंग मटेरियल जो है। एक है हमारा टीचिंग मटेरियल, दूसरा होता है लर्निंग मटेरियल। इसको कहते हैं टीचिंग मटेरियल को जो है अध्यापन सामग्री, इसको कहते हैं अध्ययन सामग्री। जो हमारा टीचिंग मटेरियल होता है, देखो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में ऑड लग रहा होगा इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक जो है खत्म होंगी जो है, आप जो है 25-30 क्वेश्चन के आगे चलेंगे जो है, आपको सारे क्वेश्चन हवा में आते हुए आ जाएंगे जो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे जो है आसानी के साथ जो है। तो टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं।
तो टीचिंग मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं जो है उसको देख लेते हैं जो है। तो टीचिंग मटेरियल जो होता है उसमें होता है हमारा लेसन प्लान, इसमें हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, तीसरा होता है हमारा जो है इसमें लेसन नोट्स, चौथा है एनालाइज्ड सिलेबस। ये चीज हमारा होते हैं टीचिंग मटेरियल। हम बात करें जो है लर्निंग मटेरियल की जो है, इसमें आता है हमारा इंफॉर्मेशन सीट, अगर सीट लास्ट में लिखा हुआ मिल गया जान लेना वो लर्निंग मटेरियल है। असाइनमेंट सीट, फिर आता है ऑपरेशन सीट, फिर आता है एक्सपेरिमेंट सीट, फिर आता है जॉब सीट। जॉब सीट में भी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्री जॉब चेक सीट और दूसरा होता है फाइनल जॉब सीट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हुए, ये टीचिंग मटेरियल, उधर हमारे लर्निंग मटेरियल हो जाते हैं जो है। अब बात आती है जो है कि टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल को बनाता कौन है जो है। तो चाहे वो टीचिंग मटेरियल हो चाहे वो लर्निंग मटेरियल हो, दोनों को अगर बनाने का काम करता है तो वो इंस्ट्रक्टर ही करता है। समझ में आ गया ना। दोनों को अगर बनाने का काम करें जो है कि बनाने का काम, तो दोनों को बनाने का काम इंस्ट्रक्टर करता है, निर्देशक करता है जो है। लेकिन अगर बात किया जाए जो है कि यूज कौन करता है जो है, तो जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको यूज जो करता है वो अनुदेशक करता है। लेकिन जो लर्निंग मटेरियल होता है उसको अगर पूछे जो है यूज कौन करता है जो है, इसका यूज कौन करता है जो है, तो इसका यूज जो करता है वो ट्रेनिंग करता है। ठीक है, चाहे वो टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल हो, दोनों को बनाने का काम इंस्ट्रक्टर का है। लेकिन यूज कौन करता है टीचिंग मटेरियल को, तो अनुदेशक, और अगर लर्निंग मटेरियल कौन यूज करता है तो ट्रेनिंग करता है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, एक आता है इसमें असाइनमेंट। असाइनमेंट सीट को पूर्ण करने का कार्य कौन करता है। तो असाइनमेंट सीट को जो है बनाने का काम अनुदेशक करता है, लेकिन अगर बात किया जाए पूर्ण करने का काम, तो असाइनमेंट सीट को पूर्ण करने का काम ट्रेनिंग करता है। इसमें एक चीज और बचा हुआ है, डेली डायरी। डेली डायरी, डेली डायरी को बनाने का काम और उसका उपयोग काम जो है दोनों ही ट्रेनिंग करता है। एक बार देख लो जो है WIM लिखित निर्देशात्मक सामग्री दो प्रकार के, टीचिंग मटेरियल दूसरा लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अध्यापन सामग्री के अंतर्गत आता है लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, लेसन नोट्स और एनालाइज सिलेबस जो है। जो लर्निंग मटेरियल है उसके अंतर्गत आता है इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, ऑपरेशन सीट, एक्सपेरिमेंट सीट और जॉब सीट। जॉब सीट में भी दो है, प्री जॉब चेक सीट और फाइनल जॉब सीट जो है। टीचिंग मटेरियल को बनाएगा इंस्ट्रक्टर, चाहे लर्निंग मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल दोनों को बनाने का इंस्ट्रक्टर करता है। लेकिन टीचिंग मटेरियल को यूज करता है अनुदेशक और लर्निंग मटेरियल को यूज करता है ट्रेनी। असाइनमेंट सीट को बनाने का काम करता है इंस्ट्रक्टर, लेकिन पूर्ण करने का कार्य करता है ट्रेनी। और डेली डायरी को बनाने और उपयोग करने दोनों का काम ट्रेनी ही करता है। इस प्रकार हमारा जो है WIM खत्म होता है जो है। हम क्वेश्चन पे आएंगे जो है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे जो है। क्वेश्चन आते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यापन सामग्री है। टीचिंग मटेरियल की बात कर रहा है, अध्यापन सामग्री की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा जो है लेसन प्लान होगा टीचिंग मटेरियल जो है। आगे चलते हैं, ऑपरेशन पत्रक, ऑपरेशन सीट इज मेड बाय, ऑपरेशन सीट किसके द्वारा बनाई जाती है। हमने कहा चाहे टीचिंग मटेरियल हो चाहे लर्निंग मटेरियल, दोनों इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है जो है। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है जो है। भैया विद्यार्थी या ट्रेनिंग के द्वारा बात कर रहा है जो है, कौन सी तैयार की जाती है जो है, तो इसमें से कोई सीट नहीं तैयार की जाती है, नाना आपदीज हो जाएगा जो है, सबके सब अनुदेशक बनाता है जो है। ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट और असाइनमेंट सीट जो है, तो डी ऑप्शन सही था इसमें। WIM का फुल फॉर्म की बात कर रहे तो हमने अभी बताया आपको रिटर्न आएगा, आप स्पेलिंग याद रखिएगा, नहीं परीक्षा में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। WRITTEN होता है जो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जो है,
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। लास्ट एक छोटी सी टॉपिक है, उसको अगर हम देख लेंगे जो है, तो हमारे क्वेश्चंस अब जब आगे होंगे तो बहुत तेजी के साथ होते हुए चले जाएंगे जो है। टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट जो है, देखो हम बात करते हैं जो है अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो अगर हम अच्छे परीक्षण की विशेषताएं बात करें तो उसमें क्या होनी चाहिए? वैलिडिटी, वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम अगर कोई है तो उसके जो सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस से ही पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि सिलेबस में जो है मैथ और रीजनिंग था, आ गया जो है हिंदी और जीके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। उसकी वैलिडिटी हो। दूसरा रिलायबिलिटी, उस परीक्षण की विश्वसनीयता होनी चाहिए जो है। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि जो परीक्षण हम ले रहे हैं वो जो है किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए कि हमारे जाति धर्म या समुदाय का उसे ज्यादा नंबर देंगे, कोई जो है हमारे जाति धर्म समुदाय का नहीं तो उसे हम कम नंबर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। पार्शियलिटी नहीं करना है हमें जो है। फिर है डिस्क्रिमिनेटिव, प्रभेदकारी। उसमें जो है बच्चे को योग्यताओं को जो है मापने की क्षमता हो, मतलब जो है बच्चों को कैटेगराइज कर दो, कौन स्लो बच्चा है, कौन मीडियम है, कौन फास्ट है, कौन जो है बहुत ज्यादा फास्ट बच्चा है, ये चीज बता दे। फिर है कॉम्प्रेहेंसिव, मतलब व्यापकता। इसके कहने का मतलब, व्यापकता का मतलब ये होता है जो है कि व्यापकता का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट हो रहा हो वो पूरे के पूरे जो है हमारे सिलेबस से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो है 1 2 4 चैप्टर ज्यादा पसंद है उसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रख देंगे, ऐसा नहीं। इजी फॉर मार्किंग, नंबर देने में जो है उसमें आसानी होनी चाहिए। फिर है डेफिनेट, निश्चितता। जो भी हम परीक्षण ले रहे हैं उस परीक्षण का जो क्वेश्चन उसका जो है आंसर जो है बिल्कुल निश्चित हो, करेक्ट हो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का जो है 2 4 आंसर आ जाए जो है रीजनिंग जैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बना दो लॉजिकल जो है कि उसमें जो है बच्चे अटकने लगे जो है और कोर्ट केस वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब होता है उस परीक्षण की जो है उपयोगिता होनी चाहिए। फिर आगे है नो क्लूज। टेस्ट ऐसा हो जो है कि वो संकेत रहित होना चाहिए जो है, उसमें संकेत ना हो कि क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हो, ऐसा नहीं। फिर कैपेसिटी ऑफ मेजर, बच्चों की योग्यताओं को मापने की क्षमता उस टेस्ट के अंदर होनी चाहिए। ये है अच्छे टेस्ट की विशेषताएं जो है। फिर आता है आगे टाइप ऑफ टेस्ट, इसको भी हम देख लेते हैं जो है टेस्ट क्या हो। टेस्ट आगे हम देख लेते हैं जो है इसको टाइप ऑफ टेस्ट। यहां से अगर क्लिक करोगे थोड़ा 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 जो है तो आराम, हाँ बस बस ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो है वो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है जो है। इसमें जो है सिलेबस निर्धारित होता है, इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है जो है, और इस परीक्षा को पास करने के बाद हमें जो है सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस निर्धारित है जो है, एक टाइम फिक्स है जो है, और इस परीक्षण को पास करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जबकि नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, वो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है हमारे दोस्तों यारों के द्वारा लिया जाता है या रिश्तेदारों के लिया जाता है। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता है जो है। इसमें जो है ना ही कोई हमारा सिलेबस फिक्स है, ना ही कोई टाइम फिक्स है, और ना ही हमें कोई सर्टिफिकेट इसमें मिलने वाला है जो है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो है। ये हमारा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है। चाहे स्टैंडर्ड टेस्ट हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट हो, दोनों टेस्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं। ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण, रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण जो है। दो के दोनों जो है टेस्ट होते हैं, चाहे स्टैंडर्ड हो नॉन स्टैंडर्ड हो, दोनों के जो है सेम प्रकार होते हैं जो है। आगे हम चलते हैं जो है, ओरल टेस्ट तो एक ही प्रकार का होता है, उसका कोई जो है प्रकार नहीं होता है जो है मौखिक परीक्षण का। लेकिन रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। अब रिटन टेस्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है, वो कौन कौन से हमारे टेस्ट होते हैं जो है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ, ध्यान देंगे जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। लिखित परीक्षण 2 प्रकार का, पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण और सब्जेक्टिव को कहते हैं विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ परीक्षण, हम विषयनिष्ठ जो हमारा परीक्षण होता है जो है, सब्जेक्टिव टेस्ट को जो है हम निबंधात्मक परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। निबंधात्मक, निबंधात्मक परीक्षण के भी नाम से जानते हैं जो है।
अब देखो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। पहला है ट्रू एंड फॉल्स, दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो है, तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स आता है, चौथा मतलब इसी में कंप्लीट द फॉलोइंग आता है, चौथा है रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं चार वाक्य जो है आगे पीछे करके दिए रहते हैं उसको एक क्रम में लगाना होता है जो सिस्टमेटिक ढंग से जो है, पांचवा आता है मैच द कॉलम्स, स्तंभ दिए गए होते हैं ए और बी जो है, जैसे भारत चार देशों के नाम दिए जाए, चार राजधानी के नाम दिए जाए, कह दिया जाए, मिलाया जाए, तो ये होते हैं मैच द कॉलम्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो या कंप्लीट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पूर्ण करो, फिर चौथा आता है रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, वाक्य को कंप्लीट करें, पांचवा आता है मैच द कॉलम्स, हम जो है स्तंभ को मिलाएं जो है। फिर सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है विषयनिष्ठ परीक्षण या निबंधात्मक जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो, कंपेयर करो, व्हाई, डिफरेंशिएट मतलब अंतर बताओ, आउटलाइन रूपरेखा बताओ, ये जो सारे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। डिफाइन मतलब जो है परिभाषित करो, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करो, डिस्कस मतलब चर्चा कीजिए, डिस्क्राइब मतलब जो है वर्णन कीजिए, कंपेयर का मतलब होता है तुलना कीजिए, व्हाई मतलब होता है क्यों, डिफरेंशिएट मतलब अंतर बताओ, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा बताइए। ये सारी चीजें जो होती हैं वो विषयनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत आती हैं, निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत आती हैं जो है। ये हमारा रिटन टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार एक और बचता है जो है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, परफॉर्मेंस टेस्ट को जो है किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रायोगिक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। बस इतना इसमें याद रखना बस जो है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन देखो अब आसानी से हो जाएगा जो है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता है। अभी हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की विशेषता है, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, तीन के तीनों होनी चाहिए, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही है जो है। आगे चलते हैं, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अभी हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, मैचिंग भी आता है, मैच द कॉलम्स मैचिंग, तो तीनों, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है। अभी हमने बताया प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, इंटरव्यू जो काइंड ऑफ, साक्षात्कार एक प्रकार का है भाई, अभी अभी हमने बताया ओरल टेस्ट जो होता है मौखिक परीक्षण होता है, वही हमारा साक्षात्कार टेस्ट होता है जो है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है जो है। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए जो है, फायर एक्सटिंग्विशर हाँ होनी चाहिए, बुकेट्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टियां हाँ होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या किस चीज शामिल है, गुड हाउसकीपिंग आ जाता है जो है, तो गुड हाउसकीपिंग भी जो है यहाँ पे बता देते हैं जो है। एक मिनट थोड़ा रोको, पानी पीते हैं। गुड हाउसकीपिंग, एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या चीज शामिल होनी चाहिए जो है, तो यहाँ पे जो आया हुआ है इसको जो है थोड़ा गुड हाउसकीपिंग देख लेते हैं क्या होता है जो है, तब हम क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे जो है। मैं बताऊंगा, इस पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, खींच के नीचे आ जाओ और खींचो तेजी के साथ, तेजी के साथ है, और तेजी के साथ आओ, यहाँ रखो यार, बस माउस खींचते जाओ, बस और नीचे आ जाओ, आ गए, और नीचे, और तेजी से आओ, बस बस चला जाओ ऊपर, और ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम गुड हाउस कीपिंग के अंतर्गत आ गए जो है, गुड हाउस कीपिंग, गुड हाउस कीपिंग एक हमारी जो लैब होती है उसका रख रखाव कैसे होना चाहिए, तो पहला है क्लीनेस, क्लीनेस का मतलब जो है उस लैब के अंदर हमारा साफ सफाई होनी चाहिए जो है। दूसरा बात करते हैं जो है मेंटेनेंस ऑफ फ्लोर, जो फर्श हो उसका रख रखाव सही होना चाहिए। तीसरा है प्लेस ऑफ इक्विपमेंट, प्लेस ऑफ इक्विपमेंट जो उपकरण हो उसके रख रखाव के लिए स्थान चाहिए। फिर है डायरेक्शन वेव एंड स्टोरेज प्लेस, दिशा बनी हो
रास्ते हों और स्टोरेज प्लेस मतलब भंडारण स्थान होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ गुड्स जो हमारा कच्चा माल होता है उसके भी जो रखने का स्थान होना चाहिए। फिर आता है लाइट एंड वेंटिलेशन मैनेजमेंट, प्रकाश और हवा की व्यवस्था भी जो है लैब के अंदर होनी चाहिए। 7th आता है कलर डायनेमिक्स, रंग गतिकी का भी वहां पर प्रयोग किया गया हो। 8th पॉइंट आता है फर्स्ट एड बॉक्स की वहां व्यवस्था होनी चाहिए। 9th पॉइंट आता है फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए जो है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं जो है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 CTC इसको कहते हैं जो है, ये होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आता है। सोडा एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है होना चाहिए, NaHCO3 इसको कहते हैं जो है। झाग या फोम होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजें जो हमारा जो है फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आती हैं जो है। इससे 2-3 क्वेश्चन है, हम इस चीज को देखेंगे जो है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे जो है, क्वेश्चंस देखते हैं जो है। तो कह रहा है अच्छी गृह व्यवस्था में शामिल है क्लीनेस मतलब गुड हाउस कीपिंग, लैब करनी हो, साफ सफाई होनी चाहिए। फिर है प्लेसिंग ऑफ मशीन के लिए स्थान भी वहां पे होनी चाहिए, सही बात है। स्पेस ऑफ स्टोर, भंडारण के लिए स्थान हो, ये भी सही बात है। तो तीनों सही है, इसका मतलब जो है डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं जो है। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डॉट डॉट, तो उन्हें बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त रखें जो है। अच्छे शासन का सर्वोत्तम नियम यही है कि जो है ट्रेनीज को कार्य में व्यस्त रखा जाए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। अभी हमने बताया अग्निशामक के एक प्रकार में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हल्का, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रकार है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC ये भी है, अभी हमने आपको बताया। फोम ये भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को CO इसका फार्मूला होता है। ये हमारा जो है अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं जो है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। देखो एक जो काउंसलर होता है, जो परामर्शदाता होता है जो है, वो व्यक्ति जो है काउंसलर जो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, उसकी वॉइस आवाज जो है वो अच्छा होना चाहिए जो है, और उसके अंदर सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। जैसे हमारे पैरों में जो है चोट लगी हुई है, तो जितना दर्द हमें एहसास हो रहा है उतना ही जो है दर्द की अनुभूति जो है उसको भी होनी चाहिए जो है। या सपोज दैट मान लो आपको जो है दर्द चोट कहीं लग जाती है, तो आपकी माता जी को जो है दर्द को अनुभूति जितना आपको होती है उतना ही उनको होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो है आपके जो है पड़ोसी को जो है, तो आपके पैरों में चोट लगी हुई हो, कहेगा अरे यार लग गया जो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जो है दर्द की अनुभूति वहां पे नहीं होती है जो है। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क जान लो, बार बार क्वेश्चन आएगा जो है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी की हम बात कर रहे हैं जो है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एम्पैथी मतलब समानुभूति। जैसे सपोज दैट आपकी जो है नानी भगवान को प्यारी हो गई या निकल गई जो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप जो है अगले दिन पढ़ने के लिए कॉलेज में आते हो जो है, एक दिन नहीं आते हो और उसके बाद एक दिन बाद आते हो, तो आपका दोस्त पूछता है भैया आप क्यों नहीं आए। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो जो है कि हमारी नानी जी जो है वो भगवान को प्यारी हो गई या निकल गई थी जो है, इसलिए हम कल नहीं आए थे। तो आपका दोस्त क्या कहता है, यार मुझे बहुत ही दुख है। मतलब फ्रेंड जो आपका होगा जो है वो वहां पे सहानुभूति दर्शाएगा, लेकिन रियलिटी ये होती है उसके अंदर जो है उस तरह का दुख या दर्द नहीं होता जितना आपको दर्द होता है जो है। तो ये आपका फ्रेंड जो है सिंपैथी दर्शा रहा है, सहानुभूति दर्शा रहा है। लेकिन अगर आपके भाई की हम बात करें, आपका भाई है, और अगर भाई की हम बात करें जो है, भाई की अगर हम बात करें जो है, भाई अगर आपका है जो है, तो भाई जो आपका होगा, अगर आपको जो है फोन आया कि नानी जी जो है निकल गई जो है, अब जो आपका भाई होगा जो है पूछेगा क्या हुआ, तो आप बताते हो जो है ये आप हो जो है और आपका भाई है जो है। तो अगर आपका भाई पूछता है क्या हुआ, तो आप बताते हो जो है कि नानी निकल गई जो है। उस कंडीशन में क्या होता है जो है, जितना आपको वहां पे दर्द होता है जो है, उतना ही दर्द आपके भाई को होता है। तो अगर सेम आपको दुख का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वहां पे इंपैथी होती है, समानुभूति वहां पे होती है। यह फर्क होता है।
सिंपैथी और एम्पैथी में। तो ये काउंसलर जो होना चाहिए उसके अंदर सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी समानुभूति होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आएगा जो है, इसलिए हमने आपको यहां पे बता दिया सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क। चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं जो है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अच्छा परामर्शदाता का गुण नहीं है, गुण नहीं है की बात कर रहा है। उसे जजमेंटल होना चाहिए जो है, दूसरा उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, तीसरा उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होना चाहिए, चौथा उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए जो है, जजमेंटल उसे नहीं होना चाहिए जो है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए कि उसका संवाद कौशल, बोलने की कला उसके अच्छा अंदर होनी चाहिए, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता भी होना चाहिए, और उसे शिष्टता से वस्त्र भी धारण करना चाहिए। तो ये एक जो है काउंसलर का गुण है, एक परामर्शदाता का गुण है तीनों। जो पहला वाला ऑप्शन है उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए जो है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चले। एक स्वाट विश्लेषण में डाट डाट को छोड़कर सारे अवयव शामिल है। बस आपको स्वाट में सिर्फ एक चीज याद रखना है जो है स्वाट का फुल फॉर्म, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं याद रखना है। स्वाट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, और लास्ट में आता है थ्रेट्स। आपको बार बार क्वेश्चन आएगा तो स्वाट का फुल फॉर्म याद रखना बस जो है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, थ्रेट्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा जो है। ये हमारा अवयव स्वाट का नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की अवस्थाएं नहीं है। फिर से आ गया काउंसलिंग की अवस्थाएं नहीं है जो है। तो हमने आपको बताया जो है कि सिंपैथी नहीं होना चाहिए अगर एक काउंसलर हो, काउंसलिंग आप कर रहे हो जो है। आपको जो है समस्या का विज्ञान होना चाहिए। समस्या जो है आप जो है कम से कम उसका समस्या को आइडेंटिफाई करो कि क्या समस्या है। दूसरा है डायग्नोसिस, समस्या की पहचान भी करो जो है। तीसरा है फॉलो अप, उसका अनुवर्तन भी करो, उसको फॉलो भी करो। जो जो भी पीड़ित व्यक्ति है जो है उसकी समस्या का पहचान करो, उसको डायग्नोस करो, उसकी समस्याओं को, उसको फॉलो करो। लेकिन आपके अंदर जो है सिंपैथी जो है, सहानुभूति नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए जो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जो है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है। जो हमारी प्राथमिक अभिप्रेरणा होती है जो है एक उद्यम शुरू करने के लिए जो है, एक व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है, सबसे पहले जो है उसको स्वतंत्र होना चाहिए। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो जो है फिर बिजनेसमैन नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें इसमें नहीं है। धनार्जन करना, प्रसिद्ध होना, शक्तिशाली होना नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र होना चाहिए जो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। मेनोपॉज की यहाँ पे बात कर रहा है जो है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये है, ये हमारा जो है, जो हमारा ये सामाजिक तनाव नहीं है जो है, मेनोपॉज जो है ये किसी भी जो है एक लेडी की वो व्यक्तिगत समस्या होती है, व्यक्तिगत का स्ट्रेस होता है जो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जो है। कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और द्योतिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम टूल कौन सा है जो है। तो यहाँ पे बात कर रहा है जो है कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए सबसे अच्छा जो है सर्वोत्तम टूल। तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम टूल जो है वो कैलेंडर है। बाकी ये तीनों चीजें नहीं है। देखो एक नेता जो होता है, नेता जो होता है मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है, दूसरों को मार्ग वो दिखाता है जो है। तो यहाँ पर वो लीडर हो जाएगा। नेता है, मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है। या वो रास्ते जानता है, रास्तों पर चलता है, दूसरे को रास्ता दिखाता है जो है। आगे चलते हैं जो है। एक बिट में कितने निबल होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है जो है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था जो है, एक निबल में कितने बिट होते हैं। एक निबल तो 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। जो नई वाली भारत स्केल आई थी उसमें चीज सही दिया हुआ है जो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, लेकिन क्वेश्चन जो है ऐसा रहेगा, यहाँ पे निबल रहेगा और यहाँ पे बिट रहेगा। निबल के स्थान पे बिट, बिट के स्थान पे निबल रहेगा, तब ऑप्शन सही है जो है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल की सेवा नहीं है। तो इसमें देखो याहू मैसेंजर जो है वो ईमेल की सेवा नहीं है। बाकी जीमेल जो है वो गूगल की जो है ईमेल सेवा है। रेडिफ मेल जो है वो रेडिफ मेल की ईमेल सेवा है जो है। और
जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का या एमएस ऑफिस जो होती है उसकी जो है एक ईमेल सेवा है, माइक्रोसॉफ्ट की एक ईमेल सेवा है जो है, लेकिन याहू मैसेंजर जो है वो एक मैसेंजर है, वो ईमेल सेवा नहीं है जो है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे है ब्लूम्स का वर्गीकरण विज्ञान सृजित किया गया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई थी? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हम आपको डिटेल में वीडियो बढ़ा देंगे जो है। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई थी वो 1956 में आई थी जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एक थोड़ा सा देख लेते हैं जो है इसमें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी जो है। और अगर पूछा जाए जो है कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है रिवाइज कब हुई थी, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 में रिवाइज हुई थी जो है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर पूछे कितने डोमेन होते हैं, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सिर्फ 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन के पूछे लेवल कितने होते हैं, लेवल की बात करते इसके लेवल होते हैं 6, इसके लेवल होते हैं 5, और साइकोमोटरिक का है तो इसके भी 6 लेवल होते हैं। हम बात कर लेते हैं सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की, कि कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल जो होते हैं। तो हम यहां पे थोड़ा इसको अगला जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन होते जाएंगे जो है। पहला होता है नॉलेज। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल बताए, नॉलेज। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा होता है एप्लीकेशन। चौथा है एनालिसिस। पांचवा होता है हमारा सिंथेसिस। और छठा होता है इवेल्युएशन। यहाँ पे थोड़ा तेजी से हम पढ़ा रहे हैं, इसका सबका अलग से वीडियो जो है आपको पढ़ाएंगे थ्योरी वाला, तो उसमें देख लीजिएगा। हम पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस चीज को समझते हैं, फिर उसका अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने में क्या होता है, सारी चीजों को भागों में तोड़ते हैं। फिर 5वें लेवल पर हम जाते हैं संश्लेषण, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। और छठे लेवल पर क्या होता है, उस चीज का हम इवेल्युएशन कर देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं। तो अगर कॉग्निटिव डोमेन के लेवल पूछे तो 6 है, लेकिन अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है पूछे कितने डोमेन है, तो 3 डोमेन पाए जाते हैं जो है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है जो है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें ऐसा भी हो सकता है जो है पूछे कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका तीसरा लेवल क्या है, तो एप्लीकेशन है। अगर पांचवा लेवल पूछे तो सिंथेसिस है जो है। ये चीज आता है जो है। जो 2001 में रिवाइज हुई थी सारी चीजें यही थी। जो पांचवा लेवल था छठे लेवल पे चला गया था जो है, और जो छठा लेवल था वो पांचवें लेवल पे आ गया था जो है। ये इतना परिवर्तन हुआ था जो है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है जो है शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम कौन सा है जो है। तो शिक्षण की 4 चरणीय विधि वही जो लेसन प्लान होता है जो है। पहला होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, चौथा होता है टेस्टिंग। अगर आप लेसन प्लान जानते हो तो आपको आ जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, निम्नलिखित में से शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षक और छात्र जो दोनों सम्मिलित होते हैं वो होते हैं प्रिपरेशन, तैयारी में। इस ट्रेनिंग अपनी भी तैयारी करता है और जो शिक्षक होता है अपनी भी तैयारी करता है, तो दोनों उसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है, अनुदेशक बताता है कि क्या करना है और प्रदर्शित करता है कैसे करना है, इस कारण साथ है कि क्यों करना है। संक्षिप्त में अनुदेशक और डाट डाट प्रदान करता है। तो होता है हमारा 6W और 1H। हम जो क्लास थ्योरी वाली पढ़ाएंगे तो उसमें जो है पूरा हमारा वीडियो आपको मिलने वाला है जो है। कौशल विकास और उद्यमशीलता, कौशल विकास और उद्यमता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया गया, कब किया गया था जो है, ये 2015 में किया गया था जो है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। तो कौशल अर्जित करने की 4 चरणीय विधि होती है जो है। पहला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना। दूसरा होता है पार्टिसिपेशन, इसको कहते हैं सहभागिता। तीसरा होता है
इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। और चौथा अगर हम बात करें क्या होता है तो होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। कौशल अर्जित करने की चार चरणीय विधि है, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इमिटेशन और रिपीटेशन। तो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे है, इमिटेशन भी है, रिपीटेशन भी है, लेकिन लीडरशिप नहीं होता है। तो कह रहा है कौन सी विधि नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, लीडरशिप जो है नहीं है जो है। आगे है, एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं क्या होनी चाहिए। एक अनुदेशक के अंदर क्या क्या होना चाहिए भाई, एक अनुदेशक बनने के लिए बात कर रहा है तो उसके पास एक निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो, कम से कम 10th पास किया हो तो होनी चाहिए। दूसरा है वह अपने व्यवसाय में निपुण होना चाहिए, हाँ भाई उसको अपने व्यवसाय की भी जानकारी हो। तीसरा है उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, हाँ भाई उसके जो है अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, जो है उसकी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। फोर्थ है उसे शिक्षण की अत्यधिक आकांक्षा होना चाहिए, हाँ उसके अंदर जो है पढ़ाने की जो है डिजायर हो, इच्छा होनी चाहिए। तो एक दो तीन चार, चार के चारों ऑप्शन नहीं सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशक के सामान्य दोष हैं, दोष की बात कर रहा है। मानसिक सतर्कता की कमी, भाई मानसिक सतर्कता की कमी का मतलब जो है सही टाइम पे आप सही उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं, मानसिक सतर्कता की कमी है, तो भी अनुदेशक के दोष है। पहला ऑप्शन अनुदेशक के दोष है, सही बात कर रहा है। दूसरा है उचित मानवीय संबंधों की कमी, जो है भाई ट्रेनिंग से आपका जो है संबंध जो है बेहतर होना चाहिए, जो है आप बेहतर तरीके से ट्रेनिंग आपसे बातचीत कर ले, आप बेहतर तरीके से ट्रेनिंग से बात कर लो, जो है अगर जो है उचित मानवीय संबंधों की कमी है जो है तब भी जो है अनुदेशक के दोष है। तीसरा है महत्वाकांक्षा की कमी, आपके अंदर जो है अपने बच्चों को एक दूसरे बच्चों से जो है आगे बढ़ाने की जो है कैपेसिटी होना चाहिए, जो है क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि जो हम दूसरे कॉलेजों यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं उनसे हम अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये होती है हमारा महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर होनी चाहिए, अगर महत्वाकांक्षा कमी है तो ये भी आपके दोष हो गए, जो है। चौथा है प्रशिक्षण में उत्साह की कमी, अगर आपको पढ़ाने में कोई उत्साह नहीं है तो ये भी आपकी कमी मानी जाएगी। तो एक दो तीन चार, चार के चारों जो है अनुदेशक के दोष हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, कौशल हाथ से संबंधित है। इसी तरह अभिवृत्ति किससे संबंधित है, एटीट्यूड किससे संबंधित है, तो हमारा अभिवृत्ति जो एटीट्यूड होता है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, जो है। आगे चलते हैं, जो है सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना, बस यहीं से जो है आप क्वेश्चन कर लो, आगे जाओगे तो फंस जाओगे, जो है सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना, स्टोर करना क्या कहलाता है। हमने अभी मेमोरी आपको पढ़ाया हुआ तो वहां पे था, सूचनाओं को मस्तिष्क में स्टोर करना वो हमारा कहलाता है रिटेंशन या अवधारणा कहलाता है। आगे चलो, विकास मनोविज्ञान में ये भी मेमोरी से रिलेटेड है, जो है कि घटना की अभिनवता, कोई घटना नई नई घटी हो, जो है घटना की जो है आवृत्ति बार बार हो रहा हो, घटना इंटरेस्टिंग हो, घटना सहचारिता मतलब एक दूसरे से संबंधित होना, किससे रिलेटेड है, तो अवधारणा की प्रवृत्ति है। अवधारणा का मतलब होता है सूचनाओं को स्टोर करना, जो है तो घटना जितना ज्यादा नहीं होगी जो है उतना ज्यादा हमारे मस्तिष्क में जो है प्रभाव डालेगी, उतना ज्यादा स्टोर होगी। घटना जो है जितना ज्यादा बार जो है दोहराई जाएगी वो भी हमारे मस्तिष्क में उतना ज्यादा स्टोर होगी। घटना जितना इंटरेस्टिंग होगी, जैसे सूर्य कुमार यादव का कहीं 2024 के वर्ल्ड कप में फाइनल में लिया गया, जो है इंटरेस्टिंग है, तो वो भी ज्यादा आपके मस्तिष्क में प्रभाव छोड़ेगी, ज्यादा घटनाएं स्टोर होंगी। घटना का साहचर्यता, एक घटना दूसरे घटना से कोरिलेट अगर कर रही है, जो है तब भी वो आपके मस्तिष्क में ज्यादा प्रभाव डालेगी और वो जो है सूचनाएं आपके मस्तिष्क में ज्यादा स्टोर होंगी। तो सूचनाओं को मस्तिष्क में स्टोर करना क्या कहलाता है, अवधारणा। और ये चारों की चारों चीजें किससे मिल रही है, हमारा रिटेंशन या अवधारणा से मिल रही है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। अब मिलाने वाला आ गया, हम बात करते हैं विस्मृति। विस्मृति क्या होती है, जो है तो विस्मृति हम आपको जो है एक इमेज लगाते हैं, जो है उसमें पूरा का पूरा दिया गया है विस्मृति, जो है तो हम आगे आते हैं, जो है विस्मृति का एक जो है पूरा फिगर ही लगा देते हैं। नीचे चलो, इसमें थोड़ा और आगे चलो, नीचे हाँ क्लिक करो, नीचे चलो, आगे आगे चला गया, आगे है और आगे और आगे और आगे, नीचे नीचे निकल गया। विस्मृति है यार, विस्मृति, हाँ ये आ गया।
हम बात कर रहे थे विस्मृति की, फॉरगेटिंग की जो है। तो देखो जितना चीजों को याद करना जरूरी है उतना जो है हमें भूलना भी जरूरी होती है। जो हमारी अप्रिय घटनाएं होती हैं उनको भूलना भी जरूरी है। तो देखो आदमी भूलता कितना है, टाइम और यहाँ परसेंटेज दिया गया है। 20 मिनट में भूलता है 42%, 1 घंटे में भूलता है 46%, 9 घंटे में भूलता है 64%, 24 घंटे में भूलता है 66%, 48 घंटे में भूलता है 70%, 7 घंटे में भूलता है 75% और 30 दिन में भूलता है 79% जो है। 20 मिनट में 42%, 1 घंटे में 46%, 9 घंटे में 64%, 24 घंटे में 66%, 48 घंटे में 70%, 7 दिन में 75% और 30 दिन में भूलता है 79%। ये हम परसेंटेज याद रखेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। हम क्वेश्चन पे आते हैं जो है। क्वेश्चन है जो है विस्मृति। 20 मिनट, 20 मिनट है भाई, पहला ऑप्शन है 20 मिनट। 20 मिनट में कितना भूलता है जो है आदमी? पी क्यू आर एस, 1 2 3 4। देखो पहला है 20 मिनट में, 20 मिनट में अभी हमने बताया 42%, तो पहला किससे जाके मिल रहा है? पी से। दूसरा हमने बताया जो है आपको 9 घंटे में आदमी कितना भूलता है, तो 9 घंटे में कितना भूलता है जो है? वो भूलता है 46% जो है। तो 9 हमारा जो नहीं, दूसरा ऑप्शन कहां है? 1 घंटे। एक घंटे में कितना भूलता है? तो 1 घंटे में भूलता है कितना जो है? वो हमारा 46%। दूसरा वाला किससे जाके हमारा मिलेगा जो है? दूसरा वाला जो है एस से मिलेगा जो है। ठीक है। तीसरा की हम बात करें जो है, तीसरा 9 घंटे में कितना भूलता है? तो भूलता है वो जो है हमारा 64%। तीसरा मिलेगा क्यों से। और चौथा हम बात करें जो है कि चौथा है हमारा 24 घंटे में कितना भूलता है? तो 66% भूलता है, आर से मिलेगा। तो पहला पी, दूसरा यस, पहला पी, दूसरा यस, तीसरा क्यू और चौथा आर से मिल रहा है जो है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन शो कीजिएगा। एक तरफ जो है आप इधर लिख लीजिएगा जो है कि 20 मिनट, फिर उसके बाद दूसरा में लिख लीजिएगा 42, लिख लीजिएगा 1 घंटे। तीसरे में यहां इस तरफ आप लिखिएगा टाइम और इस तरफ आप लिखिएगा जो है परसेंटेज। इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। टाइम इधर लिखेगा आप पहले 20 मिनट जो है, दूसरे में अगर आपको दे रहा है जो है 1 घंटे, तीसरे में अगर आपको दे रहा है 9 घंटे और चौथे में आपको दे रहा है 24 आवर, तो इधर उसकी विस्मृत लिखते जाइएगा जो है। पी में लिखा हुआ है कितना? 42%। क्यू में कितना लिखा हुआ है आपका जो है? तो क्यू में लिखा हुआ है 64%। तीसरा जो है लिखा हुआ है आर में कितना लिखा है? 66%। और डी में कितना लिखा हुआ है? 46%। तो इस प्रकार आपसे मिल जाएगा। 20 मिनट में 42% भूलता है, 1 घंटे में 46%, 9 घंटे में 64% और 24 घंटे में 66%। तो पहला जो है देखो पी, दूसरा एस, तीसरा क्यू, चौथा आर। इस प्रकार आपका आंसर सही हो जाएगा जो है। इस प्रकार हमारे जो है 50 क्वेश्चन पूरा होते हैं जो है। अगला वीडियो हम डालते हैं जो है फिर 50 क्वेश्चन का जो है। आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जो है, इस वीडियो को पूरा जो है देखिएगा 150 तक जो है। जहां पे हमने लिखा हुआ पढ़ाया है जो है उसको जो है आपको थोड़ा लिख करके पढ़िएगा जो है। और इसको जो है चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा जो है। थैंक यू क्लास।